नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टेंस से जुड़े हुए टोटल 20 एमसीक्यूज को करेंगे और इसमें साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आपसे एक निवेदन होगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है और ये ऐसा फॉर्म है जो कि सीधे किसको इंगित करता है, तो टेंस को। क्लियर है? तो अब देखेंगे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है राम डैश द एग्जाम इन 2010। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है ये एक ईयर है, ईयर इन द पास्ट, मतलब ये एक ऐसा समय है जो पास्ट को इंगित कर रहा है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर क्वालिफाई किया होगा तो वन टाइम क्वालिफाई किया जाता है किसी चीज को, इसलिए हम देखेंगे कि पास्ट में होने के कारण हम क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे और पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब फॉर्म हमारा होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारा होता है वर्ब का पांचवा फॉर्म फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, लेकिन यहां देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना। ये हमारा वर्ब का पांचवा फॉर्म है। तो जितने भी ऑक्सिलियरी वर्ब हैं उनमें भी आपको ये देखना है, क्योंकि अगर सेंटेंस पेसिव में है तो आप वहां कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। अब देखेंगे हैड क्वालिफाइड, ये हमारा हो जाता है हैज या हैव या हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो जाता है परफेक्ट का, और हमें चाहिए सिंपल। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटेंस राम क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2010। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है सी डैश ऑलरेडी डैश द ट्रूथ। अब आपको बताना है कि यहां पे किस तरह का, मतलब यहां पे आ जाएगा हमारा एक ऑक्सिलियरी वर्ब और यहां आ जाएगा आपका मेन वर्ब, ठीक है ना। ऑक्सिलियरी वर्ब का दूसरा नाम हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखना है आप देखेंगे कि ऑलरेडी हमारा जो है एक ऐसा हमारा एडवर्ब है जिसका मूलतः प्रयोग करते हैं ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब के बीच में जब ऑक्सिलियरी वर्ब है, ठीक है ना। अब देखेंगे इज टेलिंग होगा, हैज बीन टेलिंग होगा, हैज टोल्ड होगा या वॉज टेल्स होगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे वॉज के बाद हम टेल्स का प्रयोग कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वॉज हमारा, अगर वॉज के बाद अगर आप वर्ब के थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्या कि हम जब बात करते हैं वॉज के बाद वर्ब के चौथे रूप का तो ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं वॉज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का तो ये पेसिव स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ हम किसी भी स्थिति में वर्ब का पांचवा फॉर्म प्रयोग में नहीं लाते हैं। क्लियर है? वहीं अगर हम हैज का प्रयोग करें और टोल्ड का तो ये हमारा बनाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ऑलरेडी जो हमारा है कीवर्ड है किस चीज का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके द्वारा हम दर्शाते हैं कि कोई एक्शन जो पीछे से आकर के जिस समय आप बात कर रहे हो इसमें वो फिनिश हो चुका है, ऑलरेडी उस चीज को आपने कमिट कर दिया है, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, सी हैज ऑलरेडी टोल्ड द ट्रूथ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है द बॉयज आर डैश गुड टाइम इन गोवा। अब देखेंगे यहाँ पे आर है और आर के बाद मैंने बताया आपको कि वर्ब बी के बाद दो स्थिति आती है, क्या, या तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है या वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। इसका प्रयोग करते हैं पेसिव के लिए, ठीक है ना, और इसका प्रयोग करते हैं हम एक्टिव वॉइस के लिए, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के बाद हैड, ये दोनों कभी एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं हैव, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी प्रयुक्त नहीं होगा। ये हमारा वर्ब का चौथा रूप है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो समझेंगे। यहां हैव का मतलब क्या है, हैव का मतलब होता है मतलब किसी भी चीज को इंजॉय करना, इंजॉय के सेंस में भी हम हैव का प्रयोग करते हैं और उस स्थिति में इसका हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपको पोजीशन दिखाना हो, जैसे मैंने बोला आई हैव ए कार, तो हम इस सेंटेंस में हम ऐसे स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं आई एम हैविंग ए कार, ये आपका सर्वथा गलत हो जाएगा। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसको करेक्ट बना देगा। नेक्स्ट है ही रेयरली डैश हिज टाइम। अब यहां देखेंगे, यहां बात की जा रही है रेयरली, कभी कभार, न के बराबर, ठीक है ना। क्या करता है, मतलब वो कभी कभार न के बराबर अपना समय बर्बाद करता है, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं सब में वेस्ट का प्रयोग किया गया है जो उसी के वर्ब फॉर्म्स हैं आपके, ठीक है ना। तो रेयरली क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको हैबिट को दर्शाता है। हैबिचुअल चीजें क्या होती हैं, जो लॉन्गर पीरियड के लिए चलने वाली चीज हो वहां पे हम इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आपने मुझसे पूछा कि सर आप कहां रहते हैं, तो मैंने बोला आई लिव इन दिल्ली। कभी आपने सोचा है कि मैं यहां पे आई लिव
इन दिल्ली क्यों बोल रहा हूं? तो यहां पे हम इसका मतलब है कि मैं परमानेंट रेजिडेंट हूं या फॉर अ सर्टेन पीरियड, मतलब एक लंबे लॉन्गर पीरियड के लिए मैं वहां रह रहा हूं, अभी भी रहता हूं, ठीक है ना। ठीक है, और वहीं पे मैं बताऊं कि अभी हाल फिलहाल अगर कहीं रह रहा हूं, जैसे मैंने बोला आई एम लिविंग इन दिल्ली करेंटली, ठीक है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा कि मेरा वो जो है ना परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। क्लियर है? कोई भी चीज जो लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है, हैबिट को एक्सप्रेस करता है, जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहां पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म होता है हमारा V1 और V5। तो हम यहां क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम V5 का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अब आपको बताना है कि यहां पे जो अंडरलाइन पार्ट है इसका क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो इन तीन ऑप्शंस में से कौन इसे इंप्रूव करेगा, अगर नहीं होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अब देखेंगे हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अब यहां पूछा जा रहा है कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब देखिए फीलिंग का फील जो होता है इसका भी प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं। अब देखेंगे कि एक फील होता है जब आप किसी चीज को सेंस करते हो, सेंस ऑर्गन के तौर पे, ठीक है ना, और एक होता है जो आप एक्सपीरियंस करते हो समथिंग जो कि आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हेल्थ के पर्पस में इसका प्रयोग जो है ना कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जा सकता है। लेकिन जब आप वन ऑफ द सेंसेस, जैसे कि मैं त्वचा से मैं बात कर रहा हूं कि मैं इस चीज को फील कर रहा हूं, कोई भी चीज अगर आपके शरीर पे चल रहा है, एक चींटी है, कुछ भी है, आप उस चीज को फील करते हो, तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्रेम नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहां बात की जा रही है हेल्थ के संबंध में, अर्थात ये हमारा करेक्ट है, इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है ही टुक सम मेडिसिन्स बिफोर ही वेंट टू स्लीप। अब कहता है यहां पे अंडरलाइन पार्ट को, इसके टेंस को अगर आवश्यकता है बदलने की तो यू कैन गो विद इट, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है ही टुक, टुक मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, जो भी आप बोले, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है सम मेडिसिन्स बिफोर ही वेंट टू स्लीप। बिफोर जो हमारा ये कंजंक्शन के रूप में यहां पे काम कर रहा है, ये हमारा एक प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन आपको पता है कि जब ये वाक्य में जिस रूप में कार्य करता है तो उसके आधार पर इसका हम नामकरण करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में, ठीक है ना। इसके आगे देख रहे हैं यहां पे हमारा क्या है, वेंट है, जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मतलब यहां पे बताया जा रहा है कि ये सोने के लिए चला गया, ठीक है ना। मतलब सोने से जाने से पहले कोई एक्शन वो पहले कंप्लीट किया, उसके बाद सोने के लिए गया। मतलब यह हम पास्ट के दो एक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक जो हमारा एक्शन है जिसके 100% कंप्लीशन के बाद दूसरा घटित हो रहा है। तो 100% जो पहले कंप्लीट हुआ है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट की बात करेंगे यहां पे। तो जो हमारा एंटीसीडेंट है, जो पहले हो रहा है, ठीक है ना, वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो हमें क्या है यहां पे इसको बदलना है, अर्थात देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, इट इज गोइंग टू रिप्लेस टुक, ठीक है ना, अर्थात हो जाएगा ही हैड टेकन सम मेडिसिन्स बिफोर ही वेंट टू स्लीप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इफ इट रेन्स देन आई विल नॉट गो टू ऑफिस। कहता है यदि वर्षा होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है यहां पे, हालांकि ये एडवर्ब से जुड़ा हुआ है, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। कैसे? तो देखेंगे इफ जो है ना हमारा, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है और इसका ये कंडीशनल क्लॉज है। और कंडीशनल क्लॉज में जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं इफ से, कंडीशनल क्लॉज से शुरुआत करते हैं सेंटेंस की, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। और वहां पे देन जो होता है ना सुपरफ्लुअस होता है, अर्थात एक चीज यहां पे कोई देन कुछ भी नहीं आने वाला, ये भी नहीं आएगा, अर्थात देन को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा से रिप्लेस करना पड़ेगा, अर्थात हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अनलेस यू विल नॉट स्टडी हार्ड यू वॉन्ट पास। अब यहां कहा जा रहा है कि यदि आप बहुत मेहनत से नहीं पढ़ाई करेंगे, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप पास नहीं करेंगे। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसको इंप्रूव करना है। कैसे? तो देखेंगे सबसे पहले कि अनलेस का मतलब क्या होता है। अनलेस का मतलब होता है बेसिकली इफ नॉट, मतलब यदि आप इफ के साथ नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि हमने पीछे वाले स्टेटमेंट में देखा था, ठीक है ना, इफ था नॉट नहीं था वहां पे, ठीक है। तो इफ के साथ नॉट अगर लगाते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू अनलेस, ठीक है ना। आप देखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, ऐसा हो जाएगा सेंटेंस।
अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है ना, उसमें हम शैल या विल के थ्रू हम फ्यूचरिटी की बात नहीं करते हैं। वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा भी फ्यूचर का बोध कराते हैं, जिसके कारण से आपको क्या करना है, विल का प्रयोग नहीं करना है। और दूसरा क्या है कि दूसरा है कि अनलेस, मैंने देखा यहां पे बताया आपको कि भाई अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, मतलब इट ऑलरेडी कंटेन्स अ नेगेटिव मीनिंग, ठीक है ना। अर्थात नॉट जो यहां पे है ये भी आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा, अर्थात इसमें हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है, तो ये खत्म हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ यू विल नॉट, विल का प्रयोग नहीं करना है। इफ यू स्टडी हार्ड यू वॉन्ट पास, ये तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा ना इन दोनों में। कैसे, यदि कोई परिश्रम करता है तो वो सफल होगा ना, ठीक है ना। जो डिपेंडेंट जो हमारा है उसका रिजल्ट वो तो इस तरह से होगा, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब देखेंगे यहाँ पे एक बेसिक सा प्रॉब्लम है जिसको कि आपको सॉर्ट आउट करना है। डिड जो हमारा है ये एक ऑक्सिलियरी वर्ब है, और वर्ब डू मतलब डू डज डिड, इसके बाद हम देखते हैं वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये हमारा गलत है। यहाँ पे हमें वेंट के जगह पे गो का प्रयोग करना है, अर्थात क्या हो जाएगा, डिड नॉट गो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एम लिविंग हियर सिंस 2010, मैं यहां 2010 से रह रहा हूं। यहां पे देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दो स्टेटमेंट्स को आपको गौर से देखना है। आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूं, और एक रहना है आई एम लिविंग इन दिल्ली, ठीक है ना। इनमें क्या देखने को मिल रहा है, एक हमारा है परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा है, परमानेंट रेजिडेंस की बात कर रहा है, और एक कर रहा है कि टेम्पररी एक्शन है, कि कुछ समय के लिए हो सकता है कि अभी आप दिल्ली में हैं और कुछ समय के बाद आप बहुत जल्द आप जो है ना उस जगह को छोड़ने वाले हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है, क्लियर है। अब आप इसमें क्या जोड़ रहे हैं, इसमें आप जोड़ रहे हैं कि भैया मैं ना दिल्ली 2010 से रह रहा हूं। अब देखना है, जब आपके पास सिर्फ यह जानकारी हो कि कोई व्यक्ति कहां रह रहा है, उसमें आप ये नहीं जोड़ रहे हैं कि वह कितने दिनों से रह रहा है, कब से रह रहा है, उस स्थिति में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस में आप क्या कर देते हैं, एक टाइम फ्रेज जोड़ देते हैं, ड्यूरेशन जोड़ देते हैं कि कोई व्यक्ति कब से रह रहा है, कितने दिनों से रह रहा है, तो वहां पे वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और उसमें आपको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है, अर्थात हम क्या करेंगे, यहां पे हैव बीन लिविंग, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, अर्थात हो जाएगा हैव बीन लिविंग हियर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है बाय द टाइम ही अराइव्ड द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। यहां पे एक गलती है, यहां पे क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। अब इस पार्ट को आपको इंप्रूव करने की आवश्यकता है, तो खींचिए, नहीं तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बाय द टाइम ही अराइव्ड, जिस समय वह अराइव किया, ठीक है ना, जब वह आया, ठीक है, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, मतलब आपके अराइवल से पहले जो है ट्रेन जा चुकी थी। फिर से देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, और पास्ट परफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। और यहां देखेंगे कि ऑलरेडी जो है ना, कि कोई भी एक्शन जो है ना 100% डन है, इस चीज की जानकारी दे रहा है कि भाई कोई एक्शन होने से पहले जो था ना ऑलरेडी वो चीज कंप्लीटेड था, कंप्लीट कर लिया गया था, क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसको क्या करेगा, सही रिप्लेस कर देगा, इंप्रूव कर देगा। नेक्स्ट हमारा है हार्डली ही हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जामिनेशन में आता है। क्या कहा गया, हार्डली ही हैड रीच्ड। अब आपको क्या करना है, इसको इंप्रूव करना है। देखिए हार्डली जो है ना हमारा एक निगेटिव एडवर्ब के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। और इसके साथ हम क्या करते हैं, यदि इस तरह के वर्ड्स के साथ आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम इन्वर्जन देखते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो आता है ना, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, इस ऑर्डर को हम पलट देते हैं, उलट पलट देते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि मेन वर्ब भी जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, कभी कभी देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है ना सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्डली हैड ही रीच्ड, ठीक है ना, हार्डली हैड ही रीच्ड ये भी होगा। या कभी कभी आप देखेंगे कि डिड का प्रयोग भी कर दिया जाता है, उस स्थिति में आपको एक चीज का ध्यान देना है कि रीच्ड नहीं रीच होगा, क्योंकि हमने पीछे देखा था डू डज डिड के बाद हम मेन वर्ब के फॉर्म
बेस फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपको यहां से बन सकता है आपके लिए, हार्डली के साथ हम किसका पेयर करते हैं, व्हेन का, और आपके एग्जाम में क्या कर देता है, देन का दे देता है। और हम सबको पता है कि देन का प्रयोग हम कंपैरिजन के सेंस में करते हैं और हार्डली से कंपैरिजन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज हाई टाइम वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। अब आपको क्या करना है, उस पार्ट का चयन करना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। अगर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। अब देखेंगे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इसके बाद क्या होता है, यदि आपका क्लॉज आ रहा है। जब हम बात करते हैं क्लॉज की तो देखेंगे क्लॉज में होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है ना। और प्रेडिकेट में क्या चीज मस्ट होता है, वर्ब जरूर होना चाहिए, उसके बाद अदर चीजें हैं वो चलेगा, ठीक है ना। या फिर आप देखेंगे सब्जेक्ट या फाइनाइट वर्ब। तो हम देख रहे हैं यहां सब्जेक्ट है और टेक हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और इस पूरे को ले लें, इस पूरे फ्रेज को ले लें तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये आपका प्रेडिकेट हो जाता है। क्लियर है। इस स्थिति में देखेंगे कि यहां जो हमारा जो वर्ब आएगा ना, ये सेकेंड फॉर्म में आता है, पास्ट इंडिफिनिट में, अर्थात हमें इसे क्या मानेंगे, इरेनियस मानेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें की कोई गलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, सी डैश हर होमवर्क ऑलरेडी। अब देखेंगे कि ऑलरेडी आपका एक कीवर्ड है, ठीक है ना, और इसका प्रयोग करते हैं मूलतः हम परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, हैज या हैव या हैड के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे कि कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये सेकेंड फॉर्म है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां देख रहे हैं इसके बाद हमने क्या किया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का, जो कि किसी भी रूप में प्रयुक्त हो ही नहीं सकता है। वॉज डन का प्रयोग कर सकते हैं तो ये पेसिव वॉइस में है, लेकिन यहां पे क्या हैव का फॉर्म मिसिंग है, अर्थात ये भी आपका गलत हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा है, इट इज टाइम वी डैश फॉर यू। अब फिर वही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा और ये आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है। नेक्स्ट है, आई विश आई नो द आंसर। फिर देखेंगे कि आई विश काश, इसका मतलब होता है काश, मतलब कोई भी चीज जो आपका अनफुलफिल्ड डिजायर को एक्सप्रेस करता हो, मतलब कोई भी चीज जो कोरी कल्पना को एक्सप्रेस करता हो, उस स्थिति में क्या करते हैं हम, या सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब के फॉर्म में, ठीक है ना। और यदि हमारा वॉज वर्ब का प्रयोग करना है तो वहां पे हम देखेंगे वर्ब का प्रयोग होता है, इवन इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है आपको। अर्थात हो जाएगा आई विश आई नो, ये आपका क्या हो जाएगा, इरेनियस हो जाएगा, जहां पे आपको क्या करना है, न्यू का प्रयोग करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बाय नेक्स्ट ईयर शी विल कंप्लीट 10 इयर्स इन दिस जॉब। यहां कहा जा रहा है कि वह अगले साल इस जॉब में, ठीक है ना, क्या कर लेगी, तो वो अपना 10 साल पूरा कर लेगी, ठीक है ना, मतलब उसका 10 साल पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना है पूरा हो जाएगा 100% जो है, नेक्स्ट ईयर उसका 10 ईयर कंप्लीट हो जाएगा बाय दैट टाइम, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए ये टाइम अगर रखा जा रहा है तो इससे पहले जो बताया जा रहा है कि 100% एक्शन डन हो जाएगा, और 100% एक्शन डन के लिए हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे सी विल हैव कंप्लीटेड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें की कोई गलती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, इफ ही डैश हार्डर ही वुड हैव पास्ड। अब देखिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, ये हमारा है क्या, कंडीशनल क्लॉज, ठीक है ना, कंडीशनल क्लॉज। और ये हमारा है रिजल्ट क्लॉज। रिजल्ट क्लॉज हमारा क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। और सबऑर्डिनेट में भी ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है एडवर्ब क्लॉज का टाइप है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर यहां आपको वर्ब भरना है और इधर देख रहे हैं कि आपका है वुड प्लस V1, ठीक है ना, तो यहां आप करेंगे V2 का प्रयोग। इधर अगर आपका है विल प्लस V1 तो यहां करेंगे आप V1 या V5 का प्रयोग। यदि इधर आपका V1 या V5 है तो इधर भी आपका हो जाएगा V1 या V5, ठीक है ना। और इधर आप देख रहे हैं वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इधर हो जाएगा आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है, इसी में बहुत आपको फंसाने का अगर प्रयास करेगा वो, तो क्या करेगा, इसको पेसिव में डाल देगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अर्थात क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर के लिए हैड प्लस वर्ब का वर्ड थर्ड फॉर्म, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में है, सी में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हेन सी वाज यंग सी कुड डैश फॉर आवर्स। अब यहां बोला गया है कि यहां पे किस प्रकार के वर्ब फॉर्म का प्रयोग होगा। ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के जस्ट बाद हम देखेंगे कि वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना।
चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पूछा गया ही ऑर्डर्ड मी एज इफ ही डैश माय बॉस। यहां पे आपको बताना है कि किस तरह के वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब पूरे सेंटेंस को पढ़िए। ये हमारा क्या है, पास्ट का है, ठीक है ना। और ये बताया जा रहा है इसमें क्या, कि उसने मुझे ऑर्डर किया, एज इफ, मानो, मतलब इन रियलिटी ही इज नॉट माई बॉस, ठीक है ना। एज इफ का मतलब होता है मानो। उसने मुझे ऐसे आदेश दिया जैसे मानो कि वह मेरा बॉस हो, मतलब इन रियलिटी ही वॉज नॉट माई बॉस, ठीक है ना, यही अर्थ हुआ। अब क्या करना है, यहां पे हम देखेंगे कि वर्ब का प्रयोग करते हैं कोई भी चीज जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। हाइपोथेटिकल अगर कोई चीज है जो इमेजिनरी है, जो इन रियल, दैट इज नॉट योर रियलिटी, उस संदर्भ में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका की नाम है इंग्लिश विद विकास झा, ठीक है ना। वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सो दैट कि आप बाद में भी इस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।